नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल युग करवट। मैं हूं आशित त्यागी। पहले आज का खबरों का पोस्टमार्टम। आप सभी जानते हैं कि पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे को दिल्ली से देर रात गिरफ्तार किया गया था। उन पर 50,000 का इनाम घोषित था। याकूब कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने बिना लाइसेंस के एक बहुत बड़ा मीट का प्लांट चलाया था। इस मामले में उनके परिवार के और भी सदस्य आरोपी थे। उनके एक बेटे को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। तो खबरों का पोस्टमार्टम में मैं आज बात करना चाहता हूं भारत के इस मीट के काले कारोबार की, जिसने कई बार सीबीआई को चौंकाया तो कई बार देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। मांस निर्यात में भारत दुनिया भर में नंबर 1 है। कारोबार बहुत मालदार है, इसलिए इसमें हाथ आजमाने की होड़ बहुत ज्यादा है। मीट के इस बिजनेस में कई पुराने खिलाड़ी हैं, तो कुछ नए भी अपनी किस्मत चमकाने के लिए आते हैं। इस सिलसिले में तरह तरह के वैध और अवैध तरीके आजमाए जाते हैं। भले ही कारोबार के लिए, लेकिन कानून के खिलाफ कदम उठाएंगे तो सरकार और सिस्टम से सवाल होता ही है। इसलिए छोटे धंधे से शुरुआत करने वालों का बिजनेस जब बढ़ता है तो कुछ लोगों का निशाना सरकार हो जाती है। कुछ को सफलता भी मिलती है, वो नेता से मंत्री बन जाते हैं। कुछ सिस्टम को खरीदने में जुट जाते हैं। भारत देश में दोनों तरफ के लोगों के कारनामों से बार बार पर्दा उठता रहा है। इसी कड़े का हिस्सा है याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी की गिरफ्तारी। गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल की खबरों से सभी लोग वाकिफ हैं। भारत देश में दोनों तरफ के लोगों के कारनामों से बार बार पर्दा उठता रहा है। इसी कड़े का हिस्सा है याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी की गिरफ्तारी। गौ तस्करी के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल के मामले से हम सभी वाकिफ हैं। आज हम देश की अग्रम जांच एजेंसी सीबीआई को हिलाकर रख देने वाले इमरान कुरैशी कांड की भी आपको याद दिलाएंगे। पहले बात याकूब कुरैशी की ही करते हैं। याकूब कुरैशी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। उन्हें उनके बेटे के साथ दिल्ली से शुक्रवार की देर रात गिरफ्तार किया गया था। याकूब पर आरोप है कि अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की जो मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग कंपनी चलती थी वो अवैध थी। मतलब इस कंपनी का लाइसेंस ही नहीं लिया गया था। देश के सबसे बड़े प्रदेश में खुलेआम छोटा मोटा धंधा नहीं, गैर लाइसेंसी कंपनी चल रही थी। और चले भी क्यों ना, क्योंकि याकूब लगातार मंत्री रह रहे थे। इस मामले में मेरठ पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी जुबैदा, दोनों बेटे इमरान और फिरोज समेत 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। तब से याकूब कुरैशी परिवार समेत फरार हो गए थे। पिछले वर्ष 13 जुलाई को याकूब कुरैशी के घर की कुर्की भी की गई थी। मुकदमे की जांच के दौरान याकूब कुरैशी के अवैध कारोबार में कुछ और लोगों की संलिप्तता पाई गई थी। उनके नाम भी फिर बाद में एफआईआर में जोड़ दिए गए। पूछताछ के लिए इन सभी आरोपियों को गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे, लेकिन याकूब कुरैशी परिवार समेत फरार हो चुके थे। इसलिए पुलिस ने प्रक्रिया के तहत पहले धारा 82 की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया। फिर 13 जुलाई को 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति कुर्क कर ली। उस दिन पुलिस सबसे पहले याकूब के घर सराय बहरीन गई थी। फिर उसकी अवैध फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड को कुर्क किया गया। फरारी के 9 महीने बाद अब जाकर याकूब को गिरफ्तार किया गया है। याकूब के बेटे की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा, मीट के कारोबार से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला जिसने पूरे देश को चौंका दिया था और सीबीआई को हिला दिया था। बात बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल की हो रही है। अनुव्रत मंडल तृणमूल कांग्रेस की वीरभूम जिला इकाई के अध्यक्ष थे। सीबीआई ने वर्ष 2020 में पशु तस्करी के मामले में एक केस दर्ज किया था। इसी मामले में अनुव्रत मंडल को भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया था कि 2015 से 2017 के दौरान सीमा सुरक्षा बल को 20,000 से ज़्यादा पशुओं के कटे हुए सिर मिले थे। सीबीआई ने मंडल से दस्तावेज जमा करने के लिए कहा, लेकिन वह मेडिकल ग्राउंड का बहाना बनाकर जांच एजेंसी के सामने आने से बचता रहा।
पेशी के लिए सीबीआई उन्हें कम से कम 10 बार सम्मन जारी कर चुकी थी। आखिर में 9 अगस्त 2022 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें हैरानी की एक बात और है कि इस मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज राजेश चक्रवर्ती को उसी महीने धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। किसी बप्पा चटर्जी की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया था कि अगर अनुव्रत को नहीं छोड़ा गया तो जज के पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर बदला लिया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद अनुव्रत को आसनसोल जेल ट्रांसफर कर दिया गया। उसके पास 49 संपत्तियों के दस्तावेज मिले। सीबीआई का कहना है कि अनुव्रत पशु तस्करों के संपर्क में था। इसी मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने भी हिरासत में लिया था। अनुव्रत मंडल बंगाल सरकार में कभी मंत्री नहीं रहे, लेकिन उन्हें ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी अनुव्रत मंडल के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई थी। 2 दिन पहले उनकी जमानत याचिका फिर से खारिज हो गई है। मांस के इस कारोबार में एक और नाम बहुत चर्चित रहा, मोइन कुरैशी। मीट कारोबार की बात हो और मोइन अख्त कुरैशी का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो शख्स है जिसने देश की प्रीमियम जांच एजेंसी सीबीआई में तहलका मचा दिया था। मोइन कुरैशी उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। उसने वर्ष 1993 में रामपुर में एक छोटा सा बूचड़ खाना खोला था। देखते ही देखते उसका धंधा चमक गया। मोइन देश का सबसे बड़ा मांस कारोबारी बन बैठा। उसने निर्माण, फैशन समेत कई क्षेत्रों में 25 से ज़्यादा कंपनियां खोलीं। दून स्कूल और सेंट स्टीफेंस से पढ़ने वाले मोइन के खिलाफ टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला के कई गंभीर आरोप में केस दर्ज हुए। कुरैशी पहली बार मीडिया की सुर्खियों में 2014 में आया, जब पता चला कि उसने बीते 15 महीनों में कम से कम 70 बार तत्कालीन सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा के घर पर आमद की थी। हम आपको बता दें कि भारत मीट निर्यात में अव्वल है, पूरी दुनिया में नंबर 1 है। यहाँ भैंस का मांस सबसे ज़्यादा बाहर भेजा जाता है। वर्ष 2021-22 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने 89.56% निर्यात भैंस का मांस ही किया है। सिर्फ भैंस के मांस की बात करें तो वैश्विक निर्यात में भारत चौथे नंबर पर है। भारत से हांगकांग, वियतनाम, मलेशिया, मिस्र, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मांस भेजा जाता है। इस कारोबार में कई लोगों को अवैध गतिविधियों में धकेला भी है। मोइन, अनुव्रत और याकूब जैसे नाम तो समुद्र की गिनी चुनी मछलियां हैं। 3-4 बड़ी मछलियों को पकड़ लिया जाए तो इतने बड़े समुद्री साम्राज्य का खात्मा नहीं किया जा सकता। ये इस देश में कुछ बड़े मीट कारोबारी जिन्होंने कानून से खेलने की कोशिश की और फिर गिरफ्तार हुए, ये कहानी हमने आपको बताई। अब खबरों के पोस्टमार्टम में दूसरी जो खबर पर मैं चर्चा करना चाहूँगा बहुत पवित्र है। हिंदू मान्यता के अनुसार तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र। मैं माघ मास की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज में आज से माघ मेला भी शुरू हो गया है। आज मैं आपको माघ मेले से जुड़ी कुछ चीज़ें साझा करने का प्रयास करता हूँ। ऋषि मुनियों के साथ साथ गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग भी कल्पवास धारण करते हैं। कल्पवास के दौरान व्यक्ति को तन मन से भगवान का ध्यान करना होता है और कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार कुंभ, महाकुंभ, सिंहस्थ, अर्धकुंभ के साथ साथ पौष और माघ मास की पूर्णिमा के समय नदी के किनारे कल्पवास करने का सबसे उचित समय माना जाता है। हर साल पौष मास की पूर्णिमा के साथ प्रयागराज में माघ मेला शुरू होता है। इस दौरान कल्पवास के लिए हजारों लोग पहुंचते हैं। कल्पवास करने से सांसारिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि आखिर कल्पवास होता क्या है। कल्पवास उसे कहा जाता है जो ईश्वर का होकर पूरे ब्रह्मचर्य से हर प्रकार से नियमित रूप से पालन करे, जैसे कुंभ के समय का कल्पवास। इस समय पूरे 50 दिन का कल्पवास होता है। इसमें भगवान की भक्ति में लीन होकर पूरे दिन हवन, मंत्र, तप, स्नान आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही पौष मास की 11वीं तिथि से लेकर माघ मास की 12वीं तिथि तक भी लोग कल्पवास करते हैं। ये सबसे उचित समय माना जाता है। इस दौरान प्रयागराज की गंगा नदी के किनारे रहकर कल्पवास किया जाता है। ऋषि मुनि तो अपने संपूर्ण जीवन में ही कल्पवास करते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग, गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों के लिए कल्पवास का विधान रखा गया है। कल्पवास के लिए सबसे ज़रूरी है कि लोग सांसारिक मोहमाया त्याग दें, जिम्मेदारी का त्याग कर दें। जिन लोगों पर पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है
उन्हीं लोगों को कल्पवासी बनाया जा सकता है। कल्पवास के दौरान एक ही समय भोजन करने का प्रावधान है, साथ ही फलाहार भी एक ही समय किया जाता है। दिन में 3 बार नियम के अनुसार गंगा स्नान करने की परंपरा है। इसके साथ ही भजन कीर्तन में व्यक्ति का अपना पूरा समय व्यतीत होता है, उसको करना भी पड़ता है। कल्पवास की शुरुआत करने के बाद लगभग 12 वर्षों तक नियमों का मानना जरूरी होता है। व्यक्ति चाहे तो इस कल्पवास को आगे बढ़ा भी सकता है। कल्पवास के दौरान दीक्षा और शिक्षा से ग्रस्त जीवन सरल बनता है। वो हर कठिन समस्या का हल आसानी से खोज लेते हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेता है वह ऋषि या फिर खुद द्वारा बनाई गई पर्ण की कुटी में रहता है। इस दौरान वह केवल एक ही बार भोजन करता है, मानसिक रूप से खुद को भक्ति में डुबोने की कोशिश करता है। कल्पवासी के 3 ही मुख्य कार्य होते हैं, उससे आत्मविश्वास पैदा होता है। पहला तप, दूसरा होम और तीसरा दान। मत्स्य पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वह अगले जन्म में एक राजा के तौर पर जन्म लेता है या राजा की तरह जीवन जीता है। कल्पवास करने वाले व्यक्ति के दिन की शुरुआत गंगा स्नान से होती है और रात भजन कीर्तन के साथ समाप्त होती है। खबरों के पोस्टमार्टम में तीसरी खबर भी माघ मेले से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये शासन स्तर की है, सरकार की एक खबर है। वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारी अभी से शुरू हो गई है और माघ मेले से ही इसकी शुरुआत, तैयारियों की शुरुआत मान ली जाती है। 2 साल बाद होने वाले जो महाकुंभ है उसकी तैयारी योगी सरकार ने पूरी तरह से शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने भी इसके लिए कमर कस ली है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 5000 नई बसें खरीदने का फैसला किया है। 5000 नई बसें खरीदने पर सरकार का 2000 करोड़ रुपया खर्च होगा। योगी सरकार ने 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को 2019 में हुए महाकुंभ से भी ज़्यादा भव्य बनाने का फैसला किया है। मेले के क्षेत्रफल में करीब 15% जमीन की वृद्धि की गई है। सरकार का अनुमान है कि 2025 में होने वाले महाकुंभ में 40 करोड़ के आसपास श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में बसों की खरीद को लेकर विभाग ने लक्ष्य तय कर लिया है। मार्च 2023 तक 1500 से ज़्यादा बसें खरीद ली जाएंगी। उसके बाद अप्रैल 24 से दिसंबर 24 तक भी 1500 से ज़्यादा बसें खरीदी जाएंगी। ये सभी बसें अत्याधुनिक होंगी, बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े। ये भी बता दूं कि प्रयागराज 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले के लिए सरकार ने 6800 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। कुंभ मेला 3700 हेक्टेयर क्षेत्र में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। 2019 के कुंभ मेले में 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, यानी कि तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए इस बार ज़्यादा खर्च सरकार करने जा रही है। खबरों के पोस्टमार्टम में एक खबर और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपके जीवन से जुड़ी हो सकती है। ये खबर है बैंक की एफडी पर बढ़ाकर दिए गए ब्याज की। इन दिनों बैंक एफडी के रेट में बहार है। रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। एफडी का ब्याज 8% तक पहुंच गया है। ये केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, लेकिन 3 साल बाद ये मौका आया है जब अधिकांश बैंकों ने सीनियर सिटीजन एफडी पर ब्याज राशि 8% से ऊपर कर दी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुपर सीनियर्स के लिए अपनी नियमित दर में 75 आधार अंक अधिक प्रदान कर रहा है। 700 दिन की वरिष्ठ नागरिकों की एफडी पर 8% ब्याज मिल रहा है। पंजाब नेशनल बैंक सुपर सीनियर नागरिकों को नियमित दर से 80 बीपीएस की अधिक ब्याज ऑफर कर रहा है। 666 दिन की जमा राशि पर उच्चतम रिटर्न जो है वो 8.1% मिल रहा है। इंडियन बैंक 25 बीपीएस अधिक प्रदान कर रहा है। ये था आज का हमारा खबरों का पोस्टमार्टम। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स ही हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं और हमें उसको कैसे विस्तार देना है, कैसे इसमें नई नई चीज़ें जोड़नी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। आयोग के सदस्य चोब सिंह वर्मा आज गाजियाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने मेरठ मंडल के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की।
प्रदेश सरकार द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग अब अलर्ट मोड में आ गया है। इसी क्रम में गाजियाबाद जिला सभागार में रिटायर्ड आईएएस व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य चौप सिंह वर्मा ने मेरठ मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक कर ओबीसी वोटर्स की सूची को लेकर चर्चा की। बैठक में आयोग सदस्य का स्वागत गाजियाबाद एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास ने किया। आयोग सदस्य चौप सिंह वर्मा ने जिलेवार अधिकारियों से सूची पर चर्चा की। इस बैठक में वर्ष 1999 के बाद से अब तक हुई शहरी निकाय के निर्वाचन से निर्वाचित ओबीसी सदस्यों की संख्यावार, निकायवार, चुनाववार संख्या की सूची हर जिले से तलब की गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर का व्यापक सर्वेक्षण कराकर संपूर्ण सूचना एकत्रित कर सूची मांगी गई, तो वहीं जिलेवार अन्य पिछड़ा वर्ग की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति पर भी विचार किया गया। बैठक में सभी जिलों के निकायवार ओबीसी आरक्षण की सूची पर चर्चा भी की गई। बता दें कि 31 मार्च तक पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी सदस्य अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके क्रम में यह महत्वपूर्ण बैठक मेरठ मंडल के जिलों की गई है। सूचना चाहिए कि अमुक निकाय में कितने ओबीसी कम से कम 3 इलेक्शन के जो पिछले इलेक्शन के हैं कितने निर्वाचित हुए हैं और कितने जनरल सीटों पे ओबीसी हुए हैं, क्योंकि इनके एम्पावरमेंट की बात है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो हम पे ये डाटा जरूरी था जिसको हम एकत्रित कर रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछड़ा आयोग अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला तय होगा। बैठक में गाजियाबाद के अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर व बागपत जिले के अधिकारी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने हंगामा कर दिया। पार्षदों ने तय बजट से काम नहीं करने का आरोप लगाया है। यहाँ होर्डिंग के ठेके का प्रकरण भी उठाया गया। एक पार्षद ने स्ट्रेचर पर आकर सभी को चौंका दिया। ये गाजियाबाद नगर निगम की वर्तमान बोर्ड की आखिरी बैठक है। नगर निगम बोर्ड की आज हुई बैठक में विकास कार्यों को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम बोर्ड की बैठक ठीक 11 बजे शुरू हुई, मगर कोरम पूरा नहीं होने के कारण 15 मिनट के लिए बैठक को स्थगित किया गया। बजट खत्म होगा और फिर रिवाइज करते रहेंगे और फिर पुनरीक्षित बजट हो गया, तो क्या हम पुनरीक्षित बजट और बजट पास करने की मोहर है पार्षद, जब हमारे काम कोई लग नहीं रहा। इसके बाद हंगामा तब शुरू हुआ जब पार्षद मनोज चौधरी ने कहा कि जब सदन में बोर्ड पास कर चुका है कि प्रत्येक वार्ड में 60 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे, तो यह अब तक क्यों नहीं कराए गए? क्या यह सदन का अपमान नहीं है? पार्षद सुनील यादव ने कहा कि उनके वार्ड में पानी की सप्लाई के लिए पाइप डाले जा रहे हैं, सड़क को कौन ठीक कराएगा? पार्षद आनंद चौधरी ने नगर आयुक्त पर आरोप लगाया है कि वह कैंप ऑफिस पर नहीं मिलते हैं। पार्षद अर्चना शर्मा ने लाइट की लचर व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इन सब का जवाब नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने चार्ज लिया तब 350 करोड़ रुपए नगर निगम पर बकाया था। अब 230 करोड़ रुपए रह गया है। जो वर्क ऑर्डर हो चुके हैं उन पर विकास कार्य तेजी के साथ कराने की कोशिश है। इसके बाद पार्षद अनिल स्वामी ने जल निगम द्वारा किए गए कार्यों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जलकल विभाग का ठेकेदार जो काम 18 लाख रुपए में करता है, वही काम जल निगम 35 लाख रुपए में कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कई ठेकेदार ऐसे हैं जिनका भुगतान तक नहीं हो पा रहा है। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन बोर्ड ने कहा कि मुझ पर पहले 30,000 के विज्ञापन का दबाव बनाया जा रहा था। मैंने विज्ञापन नहीं दिया तो मुझ पर आरोप लगाए गए। सदन अब चौंक गया जब पार्षद AK महेश्वरी बीमार होने के बावजूद स्ट्रेचर पर नगर निगम सदन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है, मैं इसलिए अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद इस स्थिति में मुझे सदन में आना पड़ा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं नहीं आता तो क्या मैं आत्महत्या कर लूँ? यह सुनकर सभी सदस्य चौंक गए। मेयर और नगर आयुक्त दोनों ने उनको आश्वस्त किया कि उनके रुके हुए विकास कार्यों को कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। आवास विकास परिषद की मंडोला व विहार योजना का विवाद अभी भी जारी है। किसानों ने 2 दिन पहले यहां निर्माण कार्य रुकवा दिया था। पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगा था। इस मामले को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन ने
किसान मजदूर पंचायत का आयोजन किया। इसमें फैसला लिया गया कि उच्च स्तरीय वार्ता होने तक निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। उप जिलाधिकारी को इस संबंध में जानकारी दे दी। मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसानों ने आज पंचायत की। इसमें भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इसको किसान मजदूर पंचायत का नाम दिया गया था। दरअसल 2 दिन पहले ही योजना का निर्माण कार्य किसानों ने रुकवा दिया था। इस पर हुए हंगामे में पुलिस ने लाठी भी चलाई थी। तभी से स्थानीय प्रशासन और किसानों के बीच तनाव चल रहा था। ना के यूं समझा भाई मैं अकेला जा रहा हूँ तो मैं तो अकेला ही काम कर आऊंगा ना। पिछली बार किसानों ने मैडम आई थी ना। आज किसानों ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। अब तय किया गया है कि उच्च अधिकारियों से बात होने तक काम नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। जनपद की तीनों तहसीलों में अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनी। बताया जा रहा है कि तीनों तहसीलों में 92 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 10 का मौके पर निस्तारण हुआ। बाकी के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस महीने के पहले और तीसरे शनिवार को किया जाता है। गाजियाबाद के नंदगांव और सिहानीगेट थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मामलों में वांटेड था शहजाद, पर 25,000 का इनाम घोषित था। पुलिस ने उसे सिहानीगेट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। शहजाद कैराना का रहने वाला है। गाजियाबाद में सुशीला इंटर कॉलेज ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। इस दौरान छात्राओं ने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उन्होंने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए उसे देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने बहुत तारीफ की है। सुशीला इंटर कॉलेज में धूमधाम से वार्षिकोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मेवाड़ संस्थान की निदेशक अलका अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके उपरांत छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आज हम अपने विद्यालय के संस्थापक को सादर नमन करते हुए बार बार उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने लगभग 7 दशक पूर्व महिलाओं के उत्थान के लिए 5 नन्ही कलियों से इस छात्राओं ने वैदिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की नारियों के स्वरूप को मूक प्रतिमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया। छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक झलकियां भी प्रस्तुत की। विद्यालय के प्रिंसिपल अनुपम भारद्वाज ने अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं, पुरातन छात्राएं जो उच्च पद आसीन हैं, उन्हें सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। पुलिस द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो को कानपुर के एक थाने का बताया जा रहा है। इसमें दरोगा किसी युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। दरोगा ने वीडियो बनाने वाले आदमी का फोन छीनने का प्रयास किया है। जिस युवक की पिटाई हुई है उसे भाजपा का पदाधिकारी बताया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना पसंदीदा युग करवट। युग करवट पर आने वाली सामग्री आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आशित त्यागी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।